हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। कल की जो अपनी क्लास थी उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे अपन। अब सोल्यूशन में अपन की जो मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन है वो मोल फ्रैक्शन तक हो गए थे। अब मोल फ्रैक्शन में खूब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगली यूनिट है मोलैरिटी। मोलैरिटी यानी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, सभी को मालूम है। मोलैरिटी को जब डिफाइन करते हैं तो अपन ये कहते हैं कि व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स इंपॉर्टेंट चीज़ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, देन द concentration of solution is expressed in term of molarity. Understand? When number of moles of any solute dissolved in given volume of solution, then the concentration is expressed in term of molarity. यानी अपन ये कह रहे हैं कि molarity कैपिटल M is equal to number of moles of solute, number of moles of solute upon volume of solution. यानी अपन सिंबलिकली रिप्रेजेंट करें तो कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम हुआ। सिंस वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट और GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू W अपॉन GMM। सिंबलिकली WA अपॉन GMM में यूज़ कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव पैटर्न के हिसाब से अपॉन वॉल्यूम। यानी फार्मूला हुआ कैपिटल M इज इक्वल टू WA इन ग्राम अपॉन GMM इन ग्राम अपॉन इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब प्रॉब्लम यह है कि अपन का जो एक्सपेरिमेंट्स हैं टेस्ट ट्यूब के हिसाब से अगर अपन चलते हैं तो जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा ml या cc में होता है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि क्वेश्चन हमेशा ml या cc में ही होगा। तो अपन को जो 1 लीटर वॉल्यूम है उसको घटाना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा और cc में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब cc में कन्वर्ट करोगे आप उसको तो स्वाभाविक 1000 टाइम्स कम हो जाएगा। जब 1000 टाइम्स कम हो जाएगा तो कंसंट्रेशन 1000 टाइम्स बढ़ जाएगा, बिकॉज कंसंट्रेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम और डाइल्यूशन। देयरफॉर द न्यू एक्सप्रेशन ऑफ द मोलैरिटी is capital M is equal to W weight of solute into 1000 upon GMM of solute into volume. It is the simplest formula of molarity which we express as, look here, capital M is equal to WA into 1000 upon gram molecular mass of solute into volume in ml. Here GMM is the most important factor. ग्राम मॉलिक्यूलर मास कल बात किया था। ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपको याद होने चाहिए। बहुत सारे मॉलिक्यूल में से फ्रिक्वेंटली जो इस टॉपिक में क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर लगभग 8 या 10 मॉलिक्यूल से क्वेश्चन आते हैं। 10 मॉलिक्यूल्स में अगर बोले अपन तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हुए हैं वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज यानी C6H12O6 मॉलिक्यूलर मास GMM 180 ग्राम। सुक्रोज C12H22O11 molecular mass 342 gram, urea NH2CONH2 molecular mass 60 gram, oxalic acid COOH.2H2O molecular mass 126 gram, phosphoric acid orthophosphoric acid H3PO4 molecular mass 98 gram, benzene 78 gram, toluene 92 gram, ethyl alcohol 46 gram, नाइट्रिक एसिड 63 ग्राम, सल्फ्यूरिक एसिड 98 ग्राम। ज़्यादातर क्वेश्चन इन मॉलिक्यूल्स से आए। अब इस एक्सप्रेशन में अपन जब यूज़ करें तो न्यूमेरिकल्स में बहुत इजी होते हैं। ये इनिशियल स्टेप में न्यूमेरिकल्स के चांसेस रहते हैं कि आप जब एंटर कर रहे हो तो कोई बनने चाहिए। बाकी इजी है, इनके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। लेट अपन एक क्वेश्चन बोले कि let 9 gram of glucose is dissolved in 200 ml of water, then the molarity will be, here 9 gram
is the weight of solute of which is glucose. Molecular mass of glucose is 180 gram. Volume is given 250 ml. Then put the value directly and calculate the value of molarity. How? Where capital M, W weight is given 9 into 1000 upon 180 into 250. Easiest calculation, 9, 20, 150, 1 by 5, 0.2. Unit is capital M symbolically or 0.2 molar. So this type of numerical are considered to make relatively much easier than other. ऐसे कैलकुलेशन बनने ज़रूरी हैं क्योंकि ये चांसेस हैं कि इनका इनडायरेक्ट यूज़ हो जाए, बाकी इतने इजी कैलकुलेशन थोड़ा कम आते हैं। अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ें और जो साइनेरियो है वो इनके केसेस से क्वेश्चन आते हैं और वो केसेस आपको बनने चाहिए। केसेस जो है अलग अलग कंडीशन है, उसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आजकल आ रहा है वो आपको पहले बताते हैं। कंडीशंस में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल डाइल्यूशन से, कि मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। वो इसलिए कि आप जब लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो आपके ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स कंडीशन ऑफ डाइल्यूशन पे ही होते हैं। डाइल्यूशन में अब अपन जब बात करते हैं तो इसको ऐसे समझते हैं कि अपने पास एक कंटेनर है और वो कंटेनर में हाफ सलूशन है। तो स्वाभाविक है जब सलूशन है तो उसमें उसकी कंसंट्रेशन है, उसका वॉल्यूम है। अब मैं उसमें पानी भर देता हूँ, ये हाफ जो था पानी भरते भरते इतना हो गया, 80% भर गया। तो आपने क्या किया, डाइल्यूट किया है, पानी भर दिया। जब डाइल्यूट किया है तो डाइल्यूशन तो बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन घट रहा है। तो ये होता क्या है कि ये मैथमेटिकली ये लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड बेस्ड कंसेप्ट चलता है। इसमें कंसंट्रेशन बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन आफ्टर डाइल्यूशन का कंसेप्ट होता है। मैथमेटिकली इसको इजी वे में ऐसे समझो आप कि कंसंट्रेशन बिफोर डाइल्यूशन पहले 10 into 10 लेट मान लो जाएगा, तो यही चीज़ बाद में 5 into 20 हो जाएगा, यानी 100 इज इक्वल टू 100। तो जो कंसंट्रेशन है वो घट गया और वॉल्यूम बढ़ गया। तो इसको हम लोग कहते हैं बिफोर और आफ्टर इक्वल होता है। इसमें बहुत इजी न्यूमेरिकल होते हैं लेकिन बहुत फ्रिक्वेंट है, बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अब मैथमेटिकली अगर इसको देखें तो अपन ये कहते हैं कि बिफोर कंसंट्रेशन और आफ्टर कंसंट्रेशन इसमें वाटर ऐड किया है, इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन को मालूम नहीं है। बिफोर कंसंट्रेशन इसकी मोलैरिटी लेट m1 है, वॉल्यूम लेट v1 है। आफ्टर इसकी मोलैरिटी m2 है जो कि घटी है, वॉल्यूम v2 है जो कि बढ़ गया है। तो अपन कहते हैं कि बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर। ज़्यादातर लोगों को आइडिया है, तो बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर में अपन यूज करते हैं m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। स्वाभाविक है ये 4 डिजिट्स है, जब ये 4 डिजिट्स हैं तो स्वाभाविक है 3 डी होंगी तो किसी एक का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। समझ होना चाहिए इसमें। अब इस फार्मूले में भी जो आप देख रहे हो तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं न्यूट्रलाइजेशन के। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब कि जैसे क्वेश्चन बोला कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 5 मोलर HCl which neutralize the 10 molar 200 cc NaOH solution। तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कि तो वही आप लगाओगे कि m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, लेकिन इसमें याद ये रखना पड़ता है कि बेसिसिटी एसिडिटी जो कि आगे नॉर्मेलिटी में अपन डिटेल करेंगे। अब ये फार्मूले को अपन कैलकुलेशन में यूज़ करें और आगे बढ़ें। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जो क्वेश्चन आते हैं तो वो यूनिट्स की लैंग्वेज में आते हैं। यूनिट्स की लैंग्वेज में आने का मतलब है कि सिंपल ना बोल के थोड़ा सा उसको प्रीफिक्सेस में बोला जाता है। प्रीफिक्सेस में जो मोलैरिटी है उसके कुछ सिंबल्स हैं जो कि आप ऑलरेडी जानते हो कि अगर मैं कहूँ कि मोलर तो आप समझ जाओगे XYZ इंटू M। लेट मैं बोलता हूँ 1 मोलर तो 1 इंटू M सिंबल। लेकिन अगर मैं कह दूँ आधा तो उसको कहते हैं अपन क्या, सेमी मोलर M/2 0.5।
डेसीमोलर m/10 0.1, सेंटीमोलर m/100, मिलीमोलर m/1000। तो ये प्रीफिक्सेस यूज होते हैं। इसके अलावा अपन अगर कहें पेंटामोलर, डेकामोलर, तो ये जनरल है, आप समझते हो। इसके अलावा पुरानी एक और यूनिट है जो कि कोल्ड कंट्रीज़ में होती है, वो डीमल है। तो डीमल अपने यहाँ यूज़ बहुत रेयर है, पर डीमल इज इक्वल टू मोलर, बट डीमल इज यूज टू एक्सप्रेस द मोलैरिटी एट 0 बिलो द 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बट अवर रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। यू शुड यूज अ मोलर यूनिट। ओके, अब इसमें आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बुक्स में जो आपके दिए हुए हैं वो इसको थोड़ा सा चेंज करके हैं। थोड़ा चेंज करके कैसे हैं, तो आप इसको समझो कि अभी बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन में m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 आपने अप्लाई किया। लेकिन अगर आप बुक को ध्यान से पढ़ो तो देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वो स्ट्रेंथ पे दिए हुए हैं, डेंसिटी पे दिए हुए हैं। जैसे एक केस लेते हैं अपन कि जैसे आईटी में क्वेश्चन आया था, नीट में भी आया कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 15% यूरिया सॉल्यूशन and its density is 1.2 gram per cc. Listen carefully. Calculate the molarity of 15% urea solution having density of 1.2 gram per cc. अब यहाँ पे 15% स्ट्रेंथ दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है। तो अब है क्या कि अपन अगर इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगी। अब डायरेक्ट करेंगे तो जो स्ट्रेंथ दी हुई है और डेंसिटी भी दी है तो उसको बहुत टाइम कंज्यूम होगा, क्योंकि पूरे फार्मूले को कन्वर्जन करते करते लास्ट तक पहुँचेंगे। तो एक ट्रिक अपनाते हैं अपन, बहुत इजी फार्मूला है, बहुत सारे लोगों को मालूम है कि अगर स्ट्रेंथ दिया है तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि मेमोरी में रहना चाहिए और डायरेक्ट अप्लाई करना चाहिए। लेट अगर 12th में आता है तो फार्मूले को एक्सप्रेस कर दो, सिंबलिकली ये है, और बाय पुटिंग द वैल्यू इन द इक्वेशन बाय कैलकुलेशन आंसर आ जाता है। फार्मूला क्या है कि इफ इन एनी क्वेश्चन स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आर गिवन, देन द मोलैरिटी विल बी एक्सप्रेस्ड एज XD10 upon GMM of solute, where X is strength of solution, D is the density of solution, 10 जो 1000 था अपने पास, और इधर परसेंट का 100 से 1000 कैंसिल किया है तो 10 बचा है। डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना है XD10 अपॉन GMM, X स्ट्रेंथ, D डेंसिटी, GMM ग्राम मोलिकुलर मास। तो इस मोलैरिटी व्हेन द स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी आर गिवन, तो X इंटू D इंटू 10 अपॉन GMM ऑफ सॉल्यूट। अब जैसे क्वेश्चन आया था, क्या बोला था क्वेश्चन बोला था कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 15% यूरिया सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी 1.2 ग्राम पर सीसी। अब देखिए बुक में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, NCERT में, दिनेश, प्रदीप सब में है। ओके, तो क्वेश्चन में अब जो गिवन है तो डायरेक्ट पुट कर दो, 15% दिया है तो उस पर आपको अब ये ध्यान प्रिकॉशन रखो, प्रैक्टिस में रहेगा तो मालूम रहेगा। नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, 15/100% का मतलब यार ऐसा नहीं है, उनको ये ध्यान देना है कि x% नहीं है, x है। इसका मतलब हुआ कि डायरेक्ट वैल्यू रख दो 15, डेंसिटी इज 1.2, 10 यूरिया का मॉलिक्यूलर मास तो याद ही होगा 60 ग्राम, याद रहना चाहिए। तो सॉल्व करोगे तो 15 1 4, जब इसको सॉल्व करोगे तो 3 मोलर ना, टाइम लगा मुश्किल से 10 सेकेंड। लेकिन अगर इसी को डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट करने में आप समझिए कि WA 1000 अपॉन GMM इंटू वॉल्यूम वेट, इनको डेंसिटी कन्वर्जन करना होगा, स्ट्रेंथ कन्वर्जन करना होगा, लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा। तो आप इस फार्मूले को दिमाग में रखोगे क्या कि व्हेन इन एनी क्वेश्चन स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी आर गिवन, देन द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू XD10 अपॉन GMM। ओके, अब क्या हुआ, ये फार्मूला आप जानो, इससे पहले बिफोर आपने डाइल्यूशन का इक्वेशन देखा। अब बुक में देखोगे लगभग 10 से 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो डाइल्यूशन
और स्ट्रेंथ डेंसिटी को कोलैबोरेटेड फॉर्म में एक साथ दे दिए, टफ न्यूमेरिकल माने जाते हैं, 6 डिजिट के न्यूमेरिकल हो जाते हैं, तो उसको दिक्कत होती है। तो आप इसको ऐसे समझो कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 15% एसिटिक एसिड सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी 1.5 ग्राम पर cc which is changed into 12% 500 cc solution having density 1.4 ग्राम पर cc। अब ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो गया क्योंकि इसमें अब 6 डिजिट दे दें तो यह थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए अपने पास एक बढ़िया फार्मूला तैयार होना चाहिए, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। फार्मूले को डिराइव करते बनना चाहिए, दो कंडीशन को मिक्स कर दो। पहली कंडीशन थी क्या, बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू आफ्टर डाइल्यूशन, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। और अपने पास डेंसिटी और स्ट्रेंथ के हिसाब से मोलैरिटी का इक्वेशन क्या है, xd10/gmm। अब ये सबको मिक्स करके एक फार्मूला बनेगा 6 डिजिट का, उसका बहुत यूज़ है। तो आप बोर्ड की तरफ ध्यान दो, फिर मैं इसको डिटेल बताता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर डाइल्यूशन, इसमें मैंने कहा कि बिफोर m1v1 है और आफ्टर m2v2। अब मेरे को मालूम है कि मोलैरिटी का स्ट्रेंथ के साथ रिलेशन xd10/gmm है। अगर अब दो केसेस होंगे तो इतना तो क्लियर है कि gmm कांस्टेंट होता है, तो दो केसेस हो नहीं सकता। यहाँ पे ध्यान दो कि स्ट्रेंथ के दो केसेस हो सकते हैं, क्योंकि जब आप पानी मिला दोगे तो स्ट्रेंथ क्या होगा, चेंज हो जाएगा, डेंसिटी चेंज हो जाएगा क्योंकि कंसंट्रेशन वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो अपन ये एज्यूम कर लेते हैं कि लेट m1 इज इक्वल टू x1 d1 10/gmm और m2 इज इक्वल टू x2 d2 10/gmm। ये आप कंसीडर कर लो क्योंकि दो केस बनाने हैं। अब इन दो केसेस को वैल्यू को इस वैल्यू में पुट कर दो। जब आप इस वैल्यू को उस पर रख दोगे तो अपने आप एक नया इक्वेशन आपको दिखेगा। वो इक्वेशन क्या होगा, तो आप देखोगे कि ऐसा करने के बाद m1v1 जो था वहाँ पे मोलैरिटी की वैल्यू रखोगे, तो मोलैरिटी है x1 d1 10 वॉल्यूम v1/gmm इज इक्वल टू x2 d2 10/gmm इंटू v2। अब इस फार्मूले में आप इतना तो समझदार हो कि साथ में लिखते भी चल रहा है, तो उससे ठीक रहेगा कि ये सब कैंसिलेशन जो है ये कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x1 d1 v1 x2 d2 v2, ये 6 डिजिट का फार्मूला है। इस 6 डिजिट के फार्मूले से काफ़ी न्यूमेरिकल है बुक्स में। अब इस फार्मूले में आप वैल्यू कोई भी दे दी जाए, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो अब इसको अप्लाई करो एनसीईआरटी में, दिनेश प्रदीप में, एनसीईआरटी में 2-3, दिनेश प्रदीप में लगभग 10-12 क्वेश्चन से। तो आप वैल्यू रखो, फार्मूला है अपने पास है, देखो आप वैल्यू रखो, तुरंत आंसर आएगा। अगर फार्मूला नहीं मालूम है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, टाइम लगेगा। और टाइम जो होता है, शॉर्ट में क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ज्ञान बहुत विस्तार में होना चाहिए, सॉल्व करने की कोशिश बहुत शॉर्ट में होनी चाहिए। कि आफ्टर ऑल, आफ्टर 12th और विद द 12th आपको एंट्रेंस जो देने हैं वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म पे है, तो आपको टाइम सेविंग टेक्निक्स बननी चाहिए, क्योंकि आप अगर टाइम सेव नहीं कर पाओगे तो फिर मुश्किल होगा। इसलिए फार्मूला अपने को याद होना चाहिए, x1 d1 v1 इज इक्वल टू x2 d2 v2। स्ट्रेंथ दिया है तो xd10/gmm, ये तो मालूम ही है। अब इसके बाद एक केस और होता है मोलैरिटी में, वो होता है मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं और खूब आते हैं, और ज़्यादा लोगों को बनते नहीं हैं। मिक्सचर में अपन को मालूम है कि अपने पास एक कंटेनर है, लेट मान लो H2SO4 का है, और उसमें
अपन को मोलैरिटी दी है M1V1, दूसरा एक कंटेनर है, दोनों को मिला दिया, M2V2 है, दोनों को मिला दिया, तो उनका मीन निकालना होता है। तो ये एक एरिथमेटिक मीन है। तो एरिथमेटिक मीन तो आप सब निकाल सकते हो, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हो चाहे मैथ्स वाले हो। सेंटर ऑफ मास वाला जो फार्मूला है वही एरिथमेटिक मीन पे लगा देना है कि अगर दो को मिक्स किया तो फाइनल रिजल्टेंट मोलैरिटी इज इक्वल टू, लेट फर्स्ट केस था M1V1 प्लस दूसरा केस था M2V2 अपॉन वॉल्यूम V1 प्लस V2। यानी अगर दो सोल्यूशन को मिलाया है तो रिजल्टेंट मोलैरिटी इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। बहुत ईजी है। अब 3 को मिला दिया तो 3 के क्वेश्चन बहुत कम आए, बहुत ही कम, कि 3 को मिला दिया तो 4th सोल्यूशन बन गया। तो अब इसमें क्या मीन तो निकालना है आपको, 3 नहीं 30 मिला दे। तो अगर 3 मिला दिया तो ये आपसे बन जाएगा M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीफिक्स लैंग्वेज में आते हैं। प्रीफिक्स लैंग्वेज का मतलब 0.2 जो है ना कह देंगे कि भाई 4/5 है, फ्रैक्शनल आ गया, डेसी दे देंगे, सेंटी दे देंगे, मिली दे देंगे। तो अपन को उसको वैल्यू को रखते बनना चाहिए और कैलकुलेशन करना चाहिए। तो इस फार्मूले के भी बहुत सारे क्वेश्चन बुक में दिए हैं। अब इस फार्मूले का यूज़ करके पीएच निकालने को आता है। जो पीएच निकालने के लिए जब आएगा तो स्वाभाविक एसिडिक है, तो पीएच के लिए अपन डायरेक्ट इसका कंसंट्रेशन निकाल के नेगेटिव लॉग कर देंगे। और अगर यही चीज़ बेस के लिए आएगा तो पहले कंसंट्रेशन निकाल के अपन उसका नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन करके POH लाएंगे। POH लाने के बाद उसका आंसर आ जाएगा 14 से माइनस करने के बाद। बस इसके लिए लॉग याद होना चाहिए। लॉग में मैंने पहले बताया है कि मैथमेटिकली लॉग बहुत सारे हैं, तो अपन मैथमेटिक्स वालों को तो बनेगा ही। बायोलॉजी वाले जो है उनको तो बस कुछ वैल्यूज़ याद रख लेनी है और अपने आप बनना है, डिपेंडेंट नहीं रहना कि दिया जाएगा। तो पीएच निकालते हैं तो अपन को मालूम है कि लॉग की ज़रूरत पड़ेगी। लॉग में कुछ वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, है ना। तो जैसे अपन बोले log 1 है तो 0 है, log 2 है तो 0.304 है, log 3 है तो 0.47 है, log 4 है तो log 2 का स्क्वायर है, log 2 स्क्वायर है तो 2 log 2 है, तो 2 इंटू 0.304 0.6301 तो 0.602 हो जाएगा। log 5 है तो अप्रॉक्स 0.7 होता 699 है, 0.699। log 6 है तो log 6, अब तो क्या करोगे log a प्लस log b का, log a इंटू log b इज इक्वल टू log वाला फार्मूला लगाओगे तो log 6, तो log इसको सॉल्व करोगे तो log 3 इंटू 2 तो log 3 प्लस log 2, log 3 0.47, log 2 0.30, समेसन कर दो 0.47, 0.301, 0.771, log 7 0.84, log 8 तो log 8 log 2 का क्यूब 3 log 2, 3 इंटू log 2, 3 इंटू 0.301, 0.903, log 9 log 3 का स्क्वायर, 3 log 3 स्क्वायर यानी 2 log 3, 2 इंटू log 3, log 3 0.47, 2 इंटू 0.47, 0.94, log 10 1। अब इसके बाद अगर अपन को इतना याद है तो फिर उसको आगे यूज़ कर सकते हैं। 10 के फैक्टर्स ज़्यादा आते हैं, 2 के फैक्टर्स ज़्यादा आते हैं। अब log 50 है तो आप स्वाभाविक है यूज़ कर सकते हो, log 50 है तो log 5 प्लस log 10, log 5 है आपके पास 0.7, log 10 1 हो गया तो 1 प्लस 0.7 1.7, log 100 है तो स्वाभाविक है आपको बन जाएगा log 100 इज इक्वल टू log 10 इंटू 10 या 10 स्क्वायर 2 log 10 इज इक्वल टू 2। कोशिश करिए, इसको अप्लाई करिए और अप्लाई करेंगे तो बनेगा। अब ये सुनने के बाद आप तुरंत वेट मत करिए, बुक निकालिए और सोचिए कि सर ने ये बताया अपन को, चलो इस फार्मूले को देखें पहले बताया है कि नहीं है, सब मिल जाएगा। जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छा पढ़ाई 11th में कर रहे थे, उनको ये सब इजी लग रहा होगा मैं जानता हूँ, लेकिन रिवीजन करिए। और जो तुमने थोड़ा सा कम मेहनत की है वो सर्च करिए, सब कुछ बुक में है, जो बोल रहा हूँ उसका आंसर डायरेक्ट आ जाएंगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इवन 12th में भी इजी वर्जन में आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए बहुत पुरानी जो मेथड्स हैं उन्हीं को अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है यू शुड बी ट्रिकी। तो आज के लिए इतना ही है। मोलैरिटी में इनको अप्लाई करिए और नेक्स्ट टाइम अपन इसको नॉर्मेलिटी और दूसरी चीज़ों में अप्लाई करिए। ओके, गुड डे।